मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे सारे अपन करने वाले हैं। उसका जो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विषय सामग्री, प्रकृति एवं विधि की विवेचना कीजिए, साथ ही सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर प्रकट कीजिए। मतलब अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विषय सामग्री क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी विधि का विवेचन क्या होता है, इसके बारे में अपने विस्तार से बताना है। साथ के साथ सकारात्मक व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भी आपको अंतर बताना है। तो आपके सामने अर्थशास्त्र से संबंधित सारा सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा और पॉजिटिव और जो नॉर्मेटिव जो आपके सामने इकोनॉमिक्स होता है उसके बीच में भी जो डिफरेंस के साथ साथ आपका सारा सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग कॉलेजों में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर मैं आपको पीडीएफ पढ़ाऊँ तो काफ़ी बच्चों सवाल है सर हम रिवीजन के लिए पूरी पीडीएफ जो आप पढ़ा रहे हो ये हमको भी पढ़नी है, तो हम फ्री में कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो फ्री में अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर दे रखा मैंने, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर आप बाकायदा क्या कर सकते हो, सारे के सारे आपके सामने जो ये पीडीएफ है फ्री में प्राप्त कर सकते हो। क्या तो ज्वाइन करते हैं वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर वहाँ पर नहीं मिले तो फाइल वाले सेक्शन में जाकर आप प्रिंसिपल सर्च कर लेना या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना, छोटे शब्दों में MICRO सर्च कर लेना, BA फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि लोग, व्यक्ति और समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित आवश्यकताओं का प्रयोग कैसे कर पाते हैं। मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें चाहे कोई व्यक्ति हो गया या पूरा का पूरा एक ग्रुप या समाज हो गया, जिनके पास जो जो चीजें हैं उसका उपयोग करके वो अपनी घर गृहस्थी कैसे चला पाते हैं, अब उनकी जो इच्छाएं हैं उनको किस प्रकार से पूर्ण कैसे कर पाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। भाई एक अगर आपको क्या करना है, अब आपकी ये इच्छा है कि मुझे ना एक बुलेट बाइक लेकर आनी है, लड़कों की, आजकल तो लड़कियों की भी इच्छा होती है ना, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपके पास जो पॉकेट मनी पहले से थी 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख के आसपास वो पहले से पड़ी हुई थी, उसके अलावा आपने क्या किया, इस बार घर वालों से थोड़ा मांगा कि भाई मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में अच्छा लेकर आऊँगा ना, तो आप मुझे लाख के आसपास आराम से दे देना। तो इस प्रकार से आपने थोड़ी और व्यवस्था करा के क्या कर लिया, बुलेट की जो व्यवस्था कर ली, जो रॉयल इनफील्ड वाली बाइक आती उसकी। तो आपके पास जो संसाधन थे, कुछ पैसे आपके थे, कुछ घर वालों से किए, कुछ आपने काम किया, ऐसे सब कुछ मिलाकर आपने क्या कर लिया, आपकी जो असीमित आवश्यकता थी, आपकी क्या आवश्यकता थी, बुलेट खरीदना आपकी आवश्यकता थी, उसको पूर्ण कर लिया। यह चयन और दुर्बलता का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान भी कहा है और रॉबिन ने इसे चयन का विज्ञान भी कहा है। तो चयन का, अब आपके पास उस लाख रुपए से आपके पास क्या क्या कर सकते थे, आप SIP कर सकते थे। SIP मतलब क्या, तो स्टॉक मार्केट में रुपए लगा देते, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते, कोई जो इक्विटी आती है उसमें IPO में इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब इन्वेस्टिंग कर सकते थे आप। समझ में आ गया उस पैसे को। उससे आपको बुलेट, आपकी इच्छा थी भाई, क्या इच्छा थी आपकी कि मुझे ना एक जो बुलेट बाइक चाहिए, उसको पूर्ण कर सकते थे या फिर घर वालों को दे सकते। तो इतनी सब चीज़ों में आपने किस चीज़ को महत्व दिया, किस चीज़ को चॉइस किया, उसको भी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और दुर्बलता, भाई हर विज्ञान के, हर व्यक्ति के पास पैसे तो होता नहीं है, कमी होती है। भाई आपके पास भी 2 लाख रुपए की कमी की थी, आपके पास जितने की भी आती है, भाई मुझे तो नॉलेज नहीं है इतना कितने की आती है, लेकिन शायद 3 लाख के आसपास आती है बुलेट बाइक, है ना। तो 2 लाख रुपए की कमी थी आपके पास, तो उस बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कितने रुपए कहते हैं, जो बुलेट लवर है कमेंट बॉक्स में स्पैम मार दो, है ना। तो दुर्बलता का विज्ञान मतलब भाई 2 लाख रुपए की कमी थी, आपने कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ किया, तो इसको भी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। एडम स्मिथ ने क्या कहा आपके सामने कि यह किसका विज्ञान है, इसको धन का विज्ञान भी कहा जा सकता है। जबकि जो रॉबिन्स नामक वैज्ञानिक है उसने क्या कहा, इसे चयन का, चॉइस का विज्ञान भी अपन कह सकते हैं, कि आप किस चीज की चॉइस करते हो उसका विज्ञान भी कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र है मुख्य रूप से उपयोग, उत्पादन, विनिमय और राजस्व का अध्ययन करता है। अब अर्थशास्त्र किन किन चीजों का अध्ययन करता है अगर अपन विशिष्ट रूप से पढ़ें तो पहला पॉइंट है उपभोग, किस चीज का आप कैसे उपभोग करते हो। उपभोग मतलब क्या होता है आपके सामने, उपभोग का अर्थ होता है आपके सामने कोई भी चीज आपने खरीदी तो उसको कैसे यूज करते हो, कैसे आप उत्पादित करते हो, कैसे आप उसका लेन देन करते हो, इसी को किस नाम से जाना जाता है,
जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं सब चीज जाना भी जाता है, इन्हीं सब चीज का अध्ययन भी करता है। भाई कोई कंपनी थी, उसमें प्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे पैसे का लेन देन या प्रोडक्ट का लेन देन हुआ, उसमें राजस्व मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया। या लेन देन पैसे का नहीं है, पैसे के अलावा चीजों का भी लेन देन हो सकता है। या राजस्व में पैसे का लेन देन कितना हुआ, और फिर किस किस व्यक्ति ने कितना उपभोग किया उस चीज का जो प्रोडक्ट आपने बनाया था। इसको किस नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र होते हैं। अब अर्थशास्त्र दो आपके सामने मुख्य भागों में बटा, सबको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या होता है भाई, आप सबको पता है। माइक्रो, आपने सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सुना होगा ना आपने। तो ये क्या होते हैं? छोटे, एकदम जो छोटी सी इकाई होती है ना, व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाई होती है, जिसमें कोई एक व्यक्ति का, कोई एक फर्म का, एक बाजार का। भाई आपकी एक दुकान है और एक आपकी एक दुकान का अध्ययन किया जा रहा है, तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। समझ में आ गया आपके सामने? आप कितना पैसा कमाते हो, आपकी दुकान में कितने कस्टमर आते हैं, आपकी दुकान कैसी चलती है, कौन कौन सी आपकी नीश है, आपके जो आप किस नीश को टारगेट करते हो, इन सब चीजों को अध्ययन किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, वेस्ट अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। समशिष्ट आपके सामने अर्थशास्त्र कौन सा होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा होता है? जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था को आपके सामने क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जिसमें पूरे, एक छोटा सा उदाहरण, आपका पूरा बाजार है ना, उसका अध्ययन किया गया कि भाई यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, कौन कौन सी दुकानें पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा कमाई कौन से जो व्यापारी करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा निकलता है, तो कितनी किसको फायदा है, किसको नुकसान है। तो पूरे बाजार का कर लिया। वैसे पूरा बाजार का नहीं इसमें होता, तो पूरे देश का ही है, लेकिन एक मान लो आप पूरे बाजार का आपका अध्ययन किया गया, उसको क्या कहा जाता है? मैक्रो के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक बता देता हूँ। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। समझ आ गया? इसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है पूरे देश की, जिसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी कितनी है, मुद्रास्फीति मतलब जो कितनी ज़्यादा आपके सामने क्या चल रही है, महंगाई कितनी चल रही है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है प्रकृति और विधि कैसी है इसकी। प्रकृति कैसी है? अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। अगर अर्थशास्त्र को अपन गहराई से समझते हैं तो इसमें कला भी दिखाई पड़ती है, इसमें विज्ञान भी। कला क्यों? क्योंकि पैसे को चलाना, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करना, उसको किसी चीज को उत्पादित करना, धन लगाना, उत्पादित करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर बाजार में बेचना, एक अपने आप में कला है। साथ के साथ ये विज्ञान भी है। अगर आप वैज्ञानिक ढंग से चीजों का विश्लेषण नहीं करोगे कि मेरे निश की प्रोडक्ट ये है, तो आप शायद नहीं कमा पाओगे उतना पैसा। समझ में आ गया ना? आपके पास जितने मजदूर हैं उनको कैसे काम पर सही से रखना है, कैसे उनसे काम करवाना है। बाजार में आपका कोई व्यक्ति है, कोई कंपटीशन है, उसको कैसे बीट करना है। तो सभी की ये दोनों का मिश्रण है। इसमें कुछ कलाएं हैं, इसमें कुछ विज्ञान भी है। समझ में आ गया? ये सिद्धांत पर आधारित होने के कारण विज्ञान भी है, और सिद्धांतों को लागू करने का कौशल के कारण कला भी है। अलग अलग सिद्धांत लागू होते हैं कि पैसे को कम से कम पैसे को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जा सके, इस प्रकार की कला के सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत अकेले होने से कुछ नहीं होता, उन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पे लागू भी करना होता है, तभी तो आप अपनी दुकान में पैसे कमा पाओगे। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो कैसे कमाओगे? तो इसमें सिद्धांत भी है और उनको लागू करने की कला भी है। तो दोनों चीजें होने के कारण ये क्या है? विज्ञान और कला का एक साधारण सा एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट है विधि। अर्थशास्त्र में आगमन, इंडक्टिव विशिष्ट से सामान्य और इंडक्टिव सामान्य से विशिष्ट की दोनों की विधियों का उपयोग किया जाता है। समझ में आया आपके सामने? अब बात करें, आपके सामने एक और प्रश्न देखने को मिलता है, सकारात्मक अर्थ और आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है? प्रकृति क्या है? समझ में आ गया आपके सामने? कोई भी चीज है वो क्या है, क्या होना चाहिए था, मतलब क्या हुआ, आपने क्या क्या सेल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसकी सेल कितनी की? सिर्फ मात्र 80 रुपए की। समझ, तो कितने की? सकारात्मक मतलब 80 की कर पाए। और कितने की होनी चाहिए थी? आपका अनुमान था 120 की होनी चाहिए थी। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहा जाता है? आदर्शात्मक। आदर्श का अर्थ क्या होता है? एकदम मतलब आइडियल सिचुएशन, बहुत ही शानदार सिचुएशन। तो आपके हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन वही कितनी? 80 रुपए की। तो 80 की कितनी है आपके सामने? पूरी की पूरी ये मान लो कि सकारात्मक है, जितना होना चाहिए था उतना हो गया। आदर्शात्मक मतलब जो हमने उम्मीद की थी उतनी।
मूल्य तथ्य, वैल्यू फ्री होती है, वैल्यू जजमेंट होते हैं। मतलब जो चीजें वास्तविक होती है ना, वही की वही चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। इसमें मूल्य निर्णय पर आधारित होते हैं, जो आप निर्णय लेते हो ना उसके आधारित पे होते हैं। भाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपके सामने क्या करोगे, आपके सामने कोशिश करोगे तो चीजें और ज्यादा सेल्स निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए आपके सामने भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, 6.5% भारत में बेरोजगारी दर देखने को मिल सकती है। मतलब कितनी प्रतिशत देखने को मिल सकती है, 6.5% भारत के अंदर बेरोजगारी है टोटल की टोटल। समझ में आ गया, ये सकारात्मक है, मतलब ये चीजें वास्तविकता में पाई जाती हैं। अगला, सरकारी को गरीबी दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो ये जजमेंटल है भाई। समझ में आ गया, क्या होना चाहिए था, अगर सरकार ये प्रयास करती तो ये हो जाता, गरीबी दूर हो जाती। लेकिन ये बेरोजगारी 6.5% तो अभी भी है। समझ में आ गया ना। अगर यही चीज आदर्शात्मक में चली जाती है, अगर ये लिखा होता कि बेरोजगारी 6.5% से कम होनी चाहिए थी अगर सरकार अच्छे से प्रयास करती तो। समझ में आ गया। सत्यापन की बात करें, कैसे पता चलता है, तथ्यों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। आंकड़े, तथ्य, इनके आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। और इसको सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि राय होती है भाई, ये नहीं होती सरकार ने अगर ये करके नहीं, अगर ये किया होता तो ये हो जाता। तो अब ये कैसे पता ये हो जाता, इसका कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि वही तो है नहीं चीज, अपन तो अनुमान लगा रहे हैं ये हो सकता था। तो इसीलिए किस पे आदर्शात्मक चीजें किस पे होती हैं, आपके सामने सत्यापित नहीं किया जा सकता, राय पे आधारित होती है। तो ये था आपके सामने आपका जो साधारण सा प्रश्न, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी विशेष सामग्री व प्रकृति के बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप में प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा, अच्छे से करके आ जाना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मांग और आपूर्ति के नियमों की व्याख्या कीजिए, बाजार संतुलन कैसे निर्धारित होते हैं, इसके रेखा चित्र द्वारा समझाइए आपके सामने। तो मांग और आपूर्ति के जो नियम होते हैं उसको आपको बताना है और रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। रेखा चित्र तो मैंने लिए नहीं है, लेकिन मांग का नियम और आपूर्ति का नियम, दोनों के दोनों नियमों को जितनी कोशिश होगी उतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो, साथ के साथ आप क्या करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो सारे के सारे कॉन्सेप्ट में फ्री में पढ़कर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये जो आपके सामने जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल रखे है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ आपको यहाँ पर कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम बताता आपके सामने कि अन्य बातें रहने पर, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। देखो सीधी सीधी बात, देखो सीधा सिद्धांत आपके सामने जो मांग का क्या सिद्धांत है। अगर कोई भी आदमी है ना, सबसे पहले उसमें कुछ चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होनी चाहिए आपके सामने, जैसे उपभोक्ता क्या है, कोई आदमी पहले जितने पैसे कमा रहा था ना, आज भी उतने पैसे कमा रहा है। उसकी पहले आईफोन खरीदने में जितनी रुचि थी ना, आज भी उतनी ही रुचि है। समझ में आ गया क्यों, अगर ये चीजें कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे एक बार के लिए। समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, कोई वस्तु की कीमत बढ़ेगी। भाई पहले कोई भी आदमी है ना 2 लाख रुपए का क्या खरीदना चाहता था, आपके सामने 2 लाख रुपए की कोई आईफोन तो एक ऐसी चीज है जो लोग पैसे के लिए खरीदते हैं, इसको तो दान करते हैं, अलग गोड्स में आता है आईफोन। लेकिन आप ये समझ लो 2 लाख रुपए की उसको कोई जमीन खरीदनी थी। समझ में आ गया, 2 लाख रुपए की कोई जमीन मिल रही थी, कोई प्लॉट मिल रहा था 2 लाख रुपए में, उसकी कीमत है ना अब आपके सामने बढ़कर कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। भाई 4 लाख हो गई, तो अब क्या हो गया, आदमी है ना जिसके पास, भाई काफी आदमी ऐसे थे जिन्होंने 2-2 लाख रुपए जोड़ के रख रखे थे, अब वो तो वैसे नहीं खरीद पाए क्योंकि वो तो उनके उस पास तो उतना पैसा नहीं है। साथ के साथ कुछ लोग क्या सोचेंगे, भाई ये जो आपके सामने ये जो 4 लाख रुपए बढ़े ना, मतलब 4 लाख रुपए की आपके सामने यहाँ पर कीमत कर रखी है इस प्लाट की, ये इतने रुपए का प्लाट है नहीं यहाँ पे, इतने रुपए के तो हम, इससे अच्छा तो हम 4 लाख रुपए का प्लाट या फिर 4 लाख रुपए की चीज तो कहीं पर बाजार के जो शहर होता है उसके आउटर इलाके में भी हम खरीद सकते हैं। इस गांव में खरीद कर क्या करेंगे, तो काफी लोग क्या है उसको फिर से खरीदने से मना कर देंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इतनी इस चीज रुपए की कीमत नहीं है, ओवर वैल्यूड है। आजकल मार्केट में सुनते हो ना, स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉक था ये ओवर वैल्यूड है।
जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे ज्यादा उसकी कीमत है, तो यही होगा, ओवर वैल्यूएशन हो जाती है। तो लोग क्या सोचते हैं, ये इसको खरीदने में कोई फायदा नहीं है, इसको नुकसान होगा। तो जैसे जैसे कोई चीज की कीमत बढ़ती है उसकी मांग घट जाती है। समझ में आ गया आपके सामने भाई? ज्यादा उदाहरण क्यों लो, आप ये समझ लो कि मार्केट में ना, मार्केट में आप घर में टमाटर लेकर आते हो, समझ, टमाटर की कीमत 100 हो गई, आपकी मम्मी क्या कहेगी, कोई बात नहीं, दही घेर कर या फिर आपके सामने छाछ घेर के, दही घेर के अपन काम चला लेंगे, या फिर और कोई ऐसी चीज जो खटास लाती है, जैसे कैरी, कैरी का सीजन डालता है, कैरी डाल देंगे उसके अंदर, लेकिन टमाटर नहीं खरीदोगे आप, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, बहुत कम चांस है भाई आप एकदम ही रईस बंदे हो, टमाटर के साथ ही खाऊंगा, जबकि तो बात अलग है, वरना तो अधिकतर तो नहीं खरीदोगे। समझ में आ गया? कितने विद्यार्थी है जो नहीं खरीदेंगे, इस पे कर दो एक बार, मुझे कमेंट कर दो अभी के अभी कि 100 रुपए किलो टमाटर होंगे तो आप नहीं खरीदोगे, है ना। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा, पहले मान लो कि 100 रुपए किलो टमाटर क्यों हुए, क्योंकि आपके सामने 100 जो कितना था, 10 किलो आपके सामने क्या आए थे, टमाटर आए थे, और उसको खरीदने वाले कितने थे, 100 ग्राहक थे। समझ में आ गया? तो 100 ग्राहक थे, तो इससे क्या होगा, आपके सामने टमाटर कम पड़ गए। कितने लोगों के आए भाई, उन 10 किलो टमाटर को तो लगभग 20 लोग ही खरीद के ले गए, 80 लोगों को और जरूरत थी। तो इसलिए क्या हुआ, मार्केट में एक और आपके सामने बाजार में एक और लोग, एक और आदमी है, उसको पता चला कि 5 किलो तो मेरे पास बचे हैं, तो उसने क्या कर दिया, 100 रुपए किलो उसके भाव बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, सबको पता चला 100 रुपए में बेच रहा हो, तो तब क्या करेंगे, आपके सामने इसमें से सारे के जो 75 है ना, जो 80 में से क्या करेंगे, लगभग आपके सामने जो 75 लोग हैं वो ऐसे कहते हैं भाई मैं तो नहीं खरीद रही। समझ में आ गया? 5 लोगों के घर में शादी थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इनमें से, मतलब शादी थी या कोई फंक्शन था जिनको खरीदना जरूरी था, उन्होंने 5 किलो में से क्या क्या, 3 किलो टमाटर खरीद लिए। समझ में आ गया आपके सामने? अब कितने बच गए, अब ग्राहक, अब बाजार में एक भी ग्राहक नहीं है और 2 किलो उसके पास टमाटर बचे हुए हैं। अब वो क्या सोचेगा, अब ये 2 किलो टमाटर कैसे तो निकालो वरना ये गल जाएंगे, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इसकी प्राइस को कम कर देगा। क्या कर देगा, इसकी कीमतों को कम कर देगा। पहले क्या थे, 20 किलो जो आपके सामने मार्केट में जितने टमाटर थे उससे ज्यादा ग्राहक थे, अब क्या हो गए, टमाटर ज्यादा हो गए, ग्राहक कम हो गए, तो अब क्या करेगा, उसकी प्राइस घटनी शुरू हो जाती है। अगर प्राइस घटेगी तो वो 75 लोग घर पे वापस गए थे ना, वो वापस आएंगे दौड़कर कि भाई मैं भी खरीद कर लेकर आता हूं। समझ में आ गया आपके सामने? तो यही होता है, जब आपके सामने कोई चीज की प्राइस बढ़ती है, टमाटर की प्राइस बढ़ी, ग्राहक क्या हो गए, कम हो गए, मांग घटनी शुरू हो गई, और प्राइस जैसे घटी वो लोग भागकर वापस आ गए कि मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, आपके सामने इस प्रकार से मांग बढ़ जाती है। टमाटर वाले उदाहरण से आपके सामने समझ में आ गया ना कि सेब की कीमत बढ़ने से लोग कम सेब खरीदते हैं। तो यह आपके सामने इसका कैसा होता है, जो मांग, डिमांड होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस की। कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। विथ जो आपके सामने, भाई इंग्लिश मीडियम से विद्यार्थी हूं मैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता मुझे, विथ अनुपाती बोलते हैं साहित्यिक हिंदी में, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई डिमांड का प्राइस के अनुसार। प्राइस बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ गया आपके सामने? आई होप अच्छे उदाहरण के साथ बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया मैंने। अगले वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने आपूर्ति का। पूर्ति का नियम बताता आपके, आपूर्ति का नियम क्या बताता आपके सामने, जब बातें समान रहती है, मतलब लोगों के पास जितना पैसा चाहिए उतना था, रुचि जितनी चाहिए थी उतनी चाहिए थी, तो कोई भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बाजार में उपलब्धता भी बढ़ती है। भाई छोटा सा उदाहरण बताऊं, कैसे बढ़ेगी, आप कहोगे सर अगर बढ़ जाती तो कीमत घटती नहीं, मैं बताता हूं क्या होता है। भाई एक साल ग्वार के भाव है वो आपको पता है कितने चले गए थे, लगभग 30-40 हजार रुपए के आसपास, 20-30 हजार रुपए के आसपास गए थे। उस समय सोना भी इतना ही था। सुना होगा अपने आसपास के जो आपके पिताजी है ना, उनसे पूछना, ये चीज बताएंगे कि जो ग्वार के भाव एक बार कितने हो गए थे, 20-30 हजार रुपए के आसपास हो गए थे, सोने के बराबर ग्वार के भाव हो गए थे। तो क्या हो गए थे, अगले साल हर आदमी ने ग्वार उगाया था। या फिर आप किसान के लड़के हो, अगर आप किसानी करते हैं आपके माता पिता, तो आपको ये तो चीज पता होगी, एक साल जैसे इस साल सरसों के ज्यादा भाव है ना, तो अगले साल सरसों ज्यादा उगाई जाती है। देख लेना, अगर अभी तक आपने ये चीज नहीं देखी ना, तो इस बार नोटिस कर रहा है चीज। भाई पढ़ाई का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, किताबों में नंबर लिया बस ओहो मौज हो गई, नहीं, अपने आसपास के जीवन को भी समझा करो कि पढ़ाई जो अपन पढ़ रहे हैं आसपास के जीवन से जोड़ोगे, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी। नोटिस करना, एक साल मूंगफली के दाम बढ़ जाएंगे तो देखना कि मूंगफली ज्यादा उगाई जाएगी, होता है ना ऐसा आपके सामने। तो क्या होगा, अब मूंगफली के दाम बढ़े, समझ में आपके सामने, तो क्या हो गए, मूंगफली ज्यादा उगाई गई। अब मूंगफली ज्यादा
उगाई जाएगी तो बाजार में मूंगफली आएगी भी ज्यादा, समझ में, तो उसकी आपूर्ति भी क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो यही है, कोई भी वस्तु की जब कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है, बाजार में चीजें भी बढ़ती हैं, मतलब बाजार में आपूर्ति भी बढ़ती है। क्यों, ज्यादा से भाई लोगों की क्या संभावना है कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, कैसे कमाएगा, वो वस्तु को उगाएगा जो जिसकी ज्यादा कीमतें हैं। तो समझ में आएगा, इससे क्या ज्यादा से ज्यादा बाजार में चीजें आएंगी। जब कीमतें घटती हैं तो पूर्ति घटती है, और ये कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध दिखाती है। मतलब जब कीमतें आपके सामने घटती हैं तो क्या होती है, आपके सामने आपूर्ति भी घटती है। भाई अब कोई चीज है, आप खुद उदाहरण देके बताओ, इस बार पिछली बार आपके सामने जो चना था उसका भाव गिर गया 500 रुपए, क्यों उगाओगे चने को? भाई आपको पता चल रहा भाव तो पहले से गिरा हुआ है, और उगा लेंगे तो फिर और गिर जाएगा भाव। इससे अच्छा आप सरसों उगाओगे, 1000 रुपए पहले बढ़ी हुई है। भाई घटकर घटेगी वो 1000 रुपए, उसके भाव पहले बढ़ गए, अगर घटेगी भी ज्यादा आपूर्ति से तो 500 रुपए घटेगी, 500 का प्रॉफिट तो फिर भी है। उधर पहले से वो 500 नीचे जाए आपके सामने क्या, चना, तो आप क्या करोगे, आप सरसों उगाओगे। तो यही है, कीमत बढ़ी तो आपूर्ति भी बढ़ी, कीमत घटी तो आपूर्ति भी घटी। तो इसका मतलब क्या होता है, आपके सामने सप्लाई होती है ना, सप्लाई मतलब पूर्ति, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, जो समानुपाती होती है। इसके बारे में पता भाई मेरे को, समानुपाती होती है प्राइस के कीमत के, कीमत बढ़ी सप्लाई बढ़ी, समझ में आ, सरसों ज्यादा उगाई भाई आपने, सरसों के दाम बढ़े, सरसों ज्यादा उगाई, प्राइस घटी, कीमत घटी, आपने सरसों कम उगाई, सरसों कम जो क्या हुआ, कम आई मार्केट में। समझ में आ गया? कोशिश कर रहा हूं हर चीज आपको अच्छे से समझाऊं। कीमत बढ़ने पर उत्पादक अधिक सोना बेचते हैं ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके। ये तो चलो आपके सामने अलग चीज है। अब आपके सामने इनको वक्र के माध्यम से आपके सामने डायग्राम तो नहीं ले पाया, अगली बार से कोशिश करूंगा जोड़ने की, लेकिन फिर भी मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है, बाजार संतुलन क्या होता है, छोटे वाले प्रश्नों में आएगा, अच्छे से देख लेना भाई इसको। ये मांग का सिद्धांत या आपूर्ति का सिद्धांत, एक सिद्धांत जरूर से देखने को मिलेगा। बाजार संतुलन की वो स्थिति होती है जब बाजार में किसी वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाती है। भाई संतुलन क्या, आपके पास एक ताखड़ी है, ताखड़ी समझो, समझते हो ना आप, ऐसे तुल, भाई जो न्याय वाली मूर्ति होती है उसमें जो लेके रखते हैं ना ताखड़ी, 2 बाट, या फिर आपने कोई गांव के विद्यार्थी तो उनको तो पता, उनमें जो सामान तोला जाता था वो किस पे तोला जाता था, एक तराजू पे तोला जाता था। तराजू देखा होगा, नहीं देखा तो गूगल कर लेना, तराजू क्या होता है आपके सामने, समझ में आ गया? उसकी एक तरफ बाट होता है और एक तरफ क्या होता है, आपके सामने सामान रखा जाता है। तो अब क्या किया भाई, 1 किलो गेहूं का, 1 किलो का बाट रखा और 1 किलो का गेहूं रख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो बराबर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, संतुलन बोला जाता है। यही संतुलन कहां होता है, मार्केट में भी होता है। जितनी मांग थी उतनी चीजें आ गई। भाई 10 किलो टमाटर चाहिए थे और 10 ग्राहक थे जिनको 1-1 किलो सामान चाहिए था, तो क्या हो गए, संतुलन देखने को मिल गया। इस बिंदु पर जो कीमत तय होती है उसको संतुलन कहा जाता है। मतलब इस बिंदु पर, भाई इस बिंदु पर क्या, 40 रुपए किलो टमाटर बिका, तो इसी को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जाना जाता है। मतलब जब जितनी जरूरत हो उतना ही चीजें आए आपके सामने मार्केट में, उस समय कोई चीज की जितनी कीमत होती है वही उसकी वास्तविक कीमत होती है, वही उसकी संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से उसको जाना गया। समझ में आ गया? इस पर बेची गई मात्रा को संतुलन मात्रा भी कहा जाता है। और इस प्राइस पे अगर कोई प्रोडक्ट को बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है, संतुलन मात्रा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? वरना तो डिसबैलेंस हो जाती हैं चीजें। निर्धारण की बात करें, मांग कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर ढलान वाला होता है, विपरीत संबंध दिखाता है, मतलब ऐसे वाला होता है इसका कर्व। ये डिमांड और प्राइस का कर्व है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है तो ऐसे होता है भाई, देख लेना। समझ में आ गया? नीचे की तरफ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। समझ में आ गया? अगला आपूर्ति वाला कर्व कैसे होता है, आपके सामने इस प्रकार से जाएगा भाई, ऐसे। सप्लाई और प्राइस वाला कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। सप्लाई और प्राइस वाला जो कर्व ऐसे बनेगा। समझ में आ गया आपके सामने? जिस बिंदु पर दोनों वक्र आपस में काटते हैं, जैसे आपके सामने ये वाला पॉइंट, इसको इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। ये सप्लाई वाला और डिमांड वाला दोनों के कर्व आपस में जहां पर काटते हैं, इसको ई पॉइंट बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। समझ में आ गया? जहां जितनी जरूरत थी उतना ही प्रोडक्ट मार्केट में आया था।
असंतुलन, यदि कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो तो पूर्ति अधिक हो जाती है, मतलब जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा अगर चीजें आ जाती है तो चीजें अधिक हो जाती हैं, और कम हो जाए तो मांग अधिक हो जाती है। इससे बाजार की शक्तियों पर क्या होती है, संतुलन किससे लाया जाता है, पैसे को बढ़ाकर या घटाकर लाया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था आपके सामने मांग और आपूर्ति का नियम, विस्तार से मैंने बताया, बाजार संतुलन को भी समझा दिया है, सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया होगा आपके सामने। अब आप पेपर में अच्छे से लिख के आ जाना भाई इन प्रश्नों को।